जैसा कि अभी इसरो का रिजल्ट आउट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानने के इच्छुक थे कि इसरो का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है, इसरो में लाइफ कैसा है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, ग्रोथ कैसा है। तो आज का हमारा इंटरव्यू सेशन इसी चीज पे है। What was your inspiration to crack ISRO? Sir, actually, my father is working in a private company, so he always wanted me to enter into a government service. So he was the only main guiding philosophy, like my inspiration to join ISRO. I was like after my college, सर मेरे पास जॉब नहीं था, so मैंने एक थोड़ा टाइम लिया अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। लकीली उसी टाइम पे इसरो का रिक्रूटमेंट आया था सर। सो मैंने सोचा कि ये बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। एज ए इसरो एक मैकेनिकल इंजीनियर्स की मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है अपने कंट्री में। सो मैंने प्रिपेयर किया एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड एज इन ISRO सर। So my father, my family, they were my main motivation. अगर हम बात करें तो इसरो का 2 स्टेज है, राइट? रिटन एंड इंटरव्यू। So can you please tell us something about रिटन के एग्जाम का लेवल कैसा होता है? सर जैसे कि सबको पता है रिटन में 80 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मार्क्स होता है। दैट इज एन ऑफलाइन पेपर एंड उसमें कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है, तो हमें बेसिकली अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी होती है। पेपर का लेवल सर ऑलमोस्ट सिमिलर टू गेट है, तो बट टाइम कंस्टेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होगा, प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। तो मैं यही कहूँगा गेट के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट माना जाएगा इसरो का, या उससे थोड़ा टफ ही बोल सकते हैं रिटन एग्जाम। एंड सो how was your interview experience? If you can please share with us. So sir, after written almost 1:8 या 1:10 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है लाइक 1 मंथ रिटन एग्जाम के रिजल्ट और इंटरव्यू के डेट के बीच में। तो उसमें क्या होता है सर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपको एक हॉल में कॉल किया जाएगा। आप जैसे ही आप एंटर होंगे तो देयर विल बी सम 10 to 11 पीपल इन दैट रूम, जो कि इसरो के ही सीनियर साइंटिस्ट होते हैं। तो उनके सामने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद पीछे आपके पास एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड पे जाके ही पूरा इंटरव्यू चलता है। तो मेरे इंटरव्यू में सर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स चला था। तो मेरे लकली मुझसे इंट्रोडक्शन में पूछ लिया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बहुत लोगों से ये नहीं भी पूछते हैं सर, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप सारे ही सब्जेक्ट एक बार देख के जाएं, और मेरे सजेशन से 4 to 5 सब्जेक्ट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करें, मतलब थॉरली। तो मैंने जो मेरा प्रिपरेशन था सर, मैंने 5 सब्जेक्ट्स तैयार किए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। तो मुझसे लकीली इन 5 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए और आई वाज एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम सर। उसके अलावा इसरो से रिलेटेड वो लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो रिसेंट हैपनिंग्स होती हैं इसरो की, रिसेंट लॉन्च। तो उस टाइम पे सर एक मिशन हुआ था जिसमें सैटेलाइट सेपरेट नहीं हो पाई थी, तो मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम योर जो बीटेक सिलेबस है, इसरो और जो और भी दूसरे कंट्रीज के रिसेंट लॉन्च वगैरह हैं उसके थोड़ा सा आप एक बार ओवरव्यू करके जाइए। कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि फॉरेन लॉन्च मतलब फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, कुछ बड़ा मिशन होता है तो उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। अभी जैसे सर गगनयान का हम लोग का कंट्री में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेके जाइए कि क्या मिशन क्या है, कब होने वाला है। इसके अलावा सर कुछ लोगों से, मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं सैटेलाइट के, लाइक जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ये सब थोड़ा पढ़ के जाइए। टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल इसरो में कौन कौन से हैं एक बार वो देख के जाइए। तो मेनली यही रहता है सर। तो अगर रजत बात करें इन सब, जैसे आपने बोला कि अगर मैं समराइज करना चाहूँ अपने लर्नर्स के लिए, तो जब इंटरव्यू पैनल में अराउंड 10 to 12 मेंबर्स रहेंगे, इंटरव्यू का ड्यूरेशन अराउंड 30 मिनट्स रहेगा। सो क्या इंटरव्यू में जो बीटेक प्रोजेक्ट का आपका जो बीटेक में प्रोजेक्ट किए रहते हैं उसके बारे में क्वेश्चन रहते हैं? सर मुझसे पर्सनली जी सर मुझसे पर्सनली तो मुझसे नहीं पूछा गया था, बट मेरे साथ के और जो सेम डे और लोग कैंडिडेट्स थे उन लोगों से पूछा गया था बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में। तो सर डिपेंड करता है कि
अब पैनल में मतलब डिमांड करता है कि नहीं, लेकिन सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा आप बीटेक प्रोजेक्ट तैयार करके जाइए अच्छे से, जो भी मतलब उससे रिलेटेड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उन पे अच्छे से ध्यान दे के जाइए, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और सर सबसे जो सेफेस्ट वे है वो अगर आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाए एक बारी में तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर हो पाता है सर। तो ये है कि आप बेसिक्स अपने फंडामेंटल्स, और एक बार बोलने के लिए सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसरो के इंटरव्यूज में जैसे पैनल मेंबर्स होते हैं मोस्टली इसरो के सीनियर साइंटिस्ट्स होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो हमें ये थोड़ा इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जाने से पहले से, क्योंकि शायद उनको हिंदी में किसी मेंबर, सबको नहीं लेकिन किसी एक दो मेंबर को हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि थोड़ा इंग्लिश में प्रैक्टिस करके हम जाए। राइट। रजत, जैसे आपने ये बताया कि हमें इसरो के बारे में भी थोड़ा पूछते हैं कि इसरो और अब्रॉड में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स को ये बता पाएं कि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसरो के बारे में है या बाहर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कहाँ से एस्पिरेंट्स मतलब वो उनका सर जैसे सोर्स क्या होना सोर्स, जी सर, जैसे इसरो का है तो इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट पे isro.gov.in उस पे अलग अलग टाइप के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, अलग अलग जो मिशन चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेटेस्ट इन न्यूज करके एक सेक्शन है उसमें जो रिसेंट मिशन होते हैं इसरो के उसके डिटेल्स दी जाती हैं। मतलब सर ऐसा नहीं है कि आपको एकदम डीपली पूरा पूरा याद करके जाना है, बट लेकिन एक ओवरऑल थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ऊपर ऊपर से कि क्या चल रहा है, मतलब रिसेंटली क्या हुआ है इसरो में। तो इतना डीपली नहीं पूछेंगे बट इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी, तो अगर हम बोले कि सर ये नहीं पता तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर। तो इसलिए थोड़ा लॉन्च व्हीकल्स, रिसेंट लॉन्चेस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाए जो भी जाना चाहें इंटरव्यू में। अच्छा, अगर आप हमें बता सकें कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें रिटर्न और इंटरव्यू का क्या क्या वेटेज रहता है? सर रिटर्न तो बस इंटरव्यू के कॉल के लिए है, उसके बाद रिटर्न का कोई वेटेज नहीं है इसरो के इंटरव्यू में। ओनली इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होता है, और उसमें भी मिनिमम आपको 60% मार्क्स स्कोर करना होता है फॉर फाइनल सिलेक्शन। अगर 60% से कम है तो शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कभी भी। राइट, तो एक कट ऑफ है 60% आपको स्कोर करना मिनिमम, हाँ मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट है, और उससे ऊपर आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। हाँ मेरिट लिस्ट बनेगा, जो टॉप जितनी सीट्स होंगी वो टॉप के उतने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके साथ एक वेटिंग लिस्ट भी बनता है सर, ऑलमोस्ट 5 to 10 पीपल का, कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता या किसी का कुछ रीजन है छोड़ के गया तो फिर वेटिंग लिस्ट में से 2-3 वेटिंग तक क्लियर हो जाता है सर। राइट, तो मुझे अगर आप हमें बता सकें व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मतलब ओवरऑल आपने कैसे तैयारी किया? सर जैसे इसरो का ऐसे कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया हुआ है जो नोटिफिकेशन आता है, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि अगर हम गेट का जो सिलेबस है मैकेनिकल का उसको प्रिपेयर करके जाएं अच्छे से। इसरो में ये एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह नहीं आता है, तो प्योरली टेक्निकल पेपर है। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे सेफ ऑप्शन रहता है गेट का सिलेबस प्रिपेयर करके जाएं। सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट तो मेरा रिटन एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किए थे इसरो के विदाउट कैलकुलेटर। ऑफलाइन पेपर होता है और कैलकुलेटर इज ऑल्सो नॉट अलाउड, तो न्यूमेरिकल्स पे हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है रिटन एग्जाम से पहले। उसके बाद इंटरव्यू के लिए सर मैंने कुछ अपने सीनियर से बात की थी जो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड लोग हैं, तो उन लोगों ने जैसे गाइड किया था कि नोट्स तो हमें पढ़ के जाना ही है सर, सारे सब्जेक्ट्स के जो जो हमने मतलब गेट के सिलेबस है उसके जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या सारे फॉर्मूले वगैरह एक बार डेफिनेशन वगैरह रिवाइज करके जाना है। लेकिन जो हम 4 to 5 सब्जेक्ट्स जो स्पेशली प्रिपेयर करेंगे थॉरली, उसको सर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं या फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं उसको एक बार लोग देख के जाएंगे तो सर वो एक्सप्लेनेशन में काफी हेल्प करता है वहाँ पे सर, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे दिए होते हैं, तो अगर वो एग्जाम्पल्स या उस कंसेप्ट को वहाँ पे हम बताएंगे तो काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। Rajat, kindly give us a brief about your job. सर बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग का काम होता है जितना रॉकेट से सर यहाँ पे 2-3 टाइप के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब डिपार्टमेंट्स है। एक जहाँ पे लॉन्च व्हीकल का काम होता है, मैं मैकेनिकल के बारे में बात कर रहा हूँ सर।
तो जैसे मैं यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हूँ, तो यहाँ पे रॉकेट से रिलेटेड काम होता है, और दूसरे सेंटर्स में सैटेलाइट से उससे रिलेटेड काम होता है। बाकी श्रीहरिकोटा सबको पता है, वहाँ से लॉन्च होता है। तो अलग अलग टाइप की पोस्टिंग्स हैं, अलग अलग टाइप के काम है। तो जैसे मेरा काम यहाँ पे है सर कि हम लोग लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड जितना फैब्रिकेशन का काम होता है, डिजाइनिंग का काम होता है, एनालिसिस का काम होता है, तो मैकेनिकल के लिए ये सब वर्कशॉप्स हैं, काफी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं, तो उनमें जाके इंस्पेक्शन करना होता है जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने से पहले। फिर हमें डिजाइन रिपोर्ट तैयार करना होता है, एनालिसिस करके देनी होती है। तो मेनली यही काम है सर इसरो में अभी। उसके अलावा सर काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमें कि कुछ अपने रेगुलर काम से हट के कुछ अगर रिसर्च टाइप का करना चाहें, अलग से कुछ अपना मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना चाहोगे, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है इसरो में सर। How was your journey to ISRO and what does it take to be a scientist at ISRO? सर जर्नी तो काफी मतलब अच्छी रही है, बिकॉज कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, और मैं चाह भी नहीं रहा था कि मतलब मेरी फैमिली भी नहीं चाह रही थी कि मैं प्राइवेट किसी कंपनी में ज्वाइन करूं। तो मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया सर अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा टाइम लगा सर, 1 साल लगा मुझे कॉलेज के बाद। लेकिन उसके बाद जो भी है इसरो में हुआ, फिर मैं डीएमआरसी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट फैमिली ने बोला कि थोड़ा और वेट करो कि कुछ अच्छा लिखा होगा। तो फाइनली जाके जब मेरा इसरो में हुआ, तो घर वालों ने बोला कि यार, एंड व्हाट डज इट टेक सर, कि आपको पेशेंस रखना है। कोई हड़बड़ी में ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ तो मतलब चले गए वहां से, अपने मेन एम से डेविएट हो गए, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपने गोल बना लिया है कि चाहे गेट में अच्छा रैंक लाना है, ईएस में सेलेक्ट होना है, चाहे इसरो, बीएआरसी, डीआरडीओ, ऐसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी होगा नहीं। बहुत लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में होता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए, तो फाइनली आपको जो चाह रहे हैं वो जरूर मिलेगा सर। मेरा या सर What was your rank in GATE? सर जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो मेरी सर 1750 समथिंग रैंक थी। फिर उसके बाद मैं इसरो का दिया तो इसरो में फर्स्ट रैंक था। फिर मैं इसरो में आने के बाद मैंने एक बार और गेट 2019 अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरी 5th रैंक थी सर। So अगर आप बता पाए कि फर्स्ट टाइम आपका 1700 रैंक था and then you got 5th रैंक, तो आपने क्या चेंजेस किए थे अपनी प्रिपरेशन में? सर उस टाइम तो ऐसे ज्यादा कुछ गाइडेंस नहीं था, फर्स्ट टाइम था वो मेरा कॉलेज के बाद। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे सर जॉब के साथ प्रिपरेशन किया, तो थोड़ी ऑनलाइन जो अनअकैडमी से काफ़ी मुझे हेल्प मिली। और मैंने जो टेस्ट सीरीज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो अच्छे से नहीं लगाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट पे मैंने उस पर काफ़ी वर्क किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज पे मैंने काफ़ी जोर दिया था सर, तो इसके वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। Rajat, how is a typical day in the life of an ISRO scientist? टिपिकल डे सर, मॉर्निंग में तो जैसे पूरा दिन का शेड्यूल तैयार होता है कि क्या करना है आज। अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग होती है, तो जो उस दिन का डिसाइड होता है कि आज ये काम कंप्लीट होना है, तो उसको जाके फॉलो अप करना होता है। वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप में जाके देखना होता है काम सही से हो रहा है कि नहीं, या अगर कुछ नया प्रोजेक्ट है तो उसकी डिजाइन रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसको मीटिंग में जाके क्लियर करना होता है, सारे डिजाइन रिव्यू होता है। तो टिपिकली यही रहता है सर, मीटिंग्स, वर्कशॉप और डिजाइनिंग एनालिसिस, यही सब वर्क है। When it comes to research, लोगों के दिमाग में बहुत फियर रहता है कि साइंटिस्ट तो 24 घंटे काम करते हैं, बहुत हैवी वर्क प्रेशर है। आपका इस बारे में क्या राय है? सर ऐसा मैं 100% नहीं कहूँगा कि ऐसा ही है कि दिन रात आपको लगे ही रहना है। लेकिन हाँ सर, कभी कभी जब जरूरत होता है कि हाँ आपको विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर करना है कुछ काम, तो उसमें आपको थोड़ा मतलब 1 या 2 दिन ऐसा हो जाता है कि थोड़ा स्टे करना होता है ऑफिस में, नाइट में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। बट टिपिकली 9 to 5 का काम है, और अगर आप अच्छे से प्लान्ड वे में करें तो जो काम असाइंड होता है वो आप टाइम के अंदर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 24 घंटे लगे ही रहना है। तो अच्छी लाइफ है सर इसरो में, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज इसरो की लाइफ ठीक है, बेटर है। राइट। सो जब आपका नेक्स्ट टाइम गेट में AIR-5 आया तो आपने सोचा नहीं कि हम दूसरे, क्योंकि गेट में 5th रैंक आने के बाद आपको बहुत सारे आपके पास दूसरे PSU नो वगैरह के सर, ऑप्शन है?
नहीं सर, आपने मेरा सोचा ऐसा है? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि गेट दे के जॉब चेंज करना है। जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस और टच में रहने के लिए इसलिए गेट दिया था, ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था। तो आई एम हैप्पी एट इसरो ऑन दिस सर। A memory that made you feel sarcastic when you are working at the current department? सर, जब आप स्पेस एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो सर डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो आपको बहुत हैप्पी फील करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर अगर आप किसी एक मेमोरी को बोलेंगे तो जब चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था तो हम लोग सब उधर थे, तो वो काफी स्पेशल मेमोरी थे सर मेरे लिए। राइट रजत, अगर आप एक बिगिनर जिसको इसरो के बारे में कुछ नहीं पता है, जो जी बाहर सर। है, क्या आप उसको कुछ ऐसा पॉइंट बता सकते हैं, कुछ ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं कि आ, वो इसरो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? अगर आप हमें कुछ एक दो पॉइंट बता सकें, क्योंकि आपका रैंक 5 भी आया है, तो आपके पास बहुत सारा पीएसयू ऑप्शन रहा होगा, आपने वो परस्यू ना करते हुए इसरो में ही कंटिन्यू किया है, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपने क्या सोचते हुए इसरो में कंटिन्यू किया और बाकी पीएसयू वगैरह छोड़ दिया? सर जैसे अभी आजकल इतना टेक्नोलॉजी हो गया है, डिजिटल सब चीज हो रहा है, तो स्पेस इंडस्ट्रीज की काफी डिमांड होने वाली है फ्यूचर में आके सर। सब कुछ अब वायरलेस हो गया, सब कुछ सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है, बीइंग अ टेलीविजन, फोन, अपना एटीएम मशीन, सब कुछ सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में मतलब स्पेस एजेंसीज की काफी रोल है। और जैसे सर अभी गगनयान है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम करते हैं तो खुद को तो अच्छा लगता ही है, साथ में आप मतलब नेशन के लिए काम करते हैं तो काफी अच्छा फीलिंग होता है सर। बीइंग इन अदर डिपार्टमेंट, इसरो में काम करके आपको काफी मतलब हैप्पी फील होता है जब आप लिफ्ट ऑफ होता है, जब बड़े से रॉकेट को लॉन्च मतलब उड़ते हुए देखते हैं, तो जो ऐसा फीलिंग आता है वो शायद कहीं और ना मिले सर। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा फीलिंग है इसरो आने के लिए। क्या इसरो हायर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हायर एजुकेशन के लिए आपको टाइम मिलता है इनिशियली। स्टार्टिंग के 3 साल में हमको इधर रहना पड़ता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आईआईएससी बैंगलोर या अच्छे आईआईटी से आप स्पॉन्सर्ड भी जा सकते हैं। लाइक आपको सैलरी भी मिलेगा, आपको पढ़ने को भी टाइम मिलेगा, तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इधर। इसरो का अपना एक कॉलेज भी है सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम में ही है। उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको मास्टर्स करने के लिए। तो स्पॉन्सर्ड और स्टडी लीव दोनों ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहें आगे जाके। इसरो अब्रॉड में हायर एजुकेशन का भी अपॉर्चुनिटी देता है? हाँ सर, मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो मतलब स्टडी लीव लेके ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएस या लंदन, काफी जगह से करके आ चुके हैं मास्टर्स, तो अपॉर्चुनिटीज मिलता है सर। ग्रेट। रजत, जल्दी लोग ये जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कितने आवर्स पढ़ते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे पर डे? सर ऐसे घंटे का तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट ये होता है कि जब तक दिमाग एक्टिव रहता है, मन लगा रहता है, तो पढ़ते थे। मतलब 5 to 6 आवर्स तो मिनिमम हो ही जाता था सर। उसके अलावा जब कभी मन नहीं हुआ तो रैंडम क्वेश्चंस किसी और सब्जेक्ट उठा के कर लिए। सपोज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहा हूँ, अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गया या बिल्कुल माइंड नहीं लग रहा, तो कभी फ्लूइड मैकेनिक्स से एक दो क्वेश्चन कर लिए रैंडम प्रीवियस ईयर। तो ऐसे थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है, या थोड़ा चाय पी लिए बाहर निकल के, बट उसके बाद फिर कंटिन्यू किया 2 घंटा पढ़ना। तो 5 to 6 आवर्स तो मिनिमम चाहिए सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तो इतना तो मिनिमम चाहिए सर आजकल। हाउ डू यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस एट इसरो? सर इसरो का जो वर्किंग आवर्स है मेनली 9 to 5 है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है नॉर्मली। लेकिन अगर कभी लॉन्च है आसपास तो उसमें थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बाकी सर आपकी पोस्टिंग पे काफी डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी केरला में हूँ, तो केरला तो सबको पता है कि अच्छा स्टेट है, घूमने के लिए काफी जगह है इधर। तो वीकेंड्स में हम लोग नियर बाई जो भी बीच वगैरह हैं, माउंटेन्स हैं, तो उधर चले जाते हैं घूमने। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो काफी अच्छा है सर। और इसरो में एक और बात है सर कि जैसे नॉर्मली हम लोग को फोन अलाउड नहीं होता कैंपस के अंदर, बीइंग सिक्योरिटी रीजन और जो भी है। तो ऐसे ऑफिस के काम जो होते हैं वो सिर्फ ऑफिस में ही करते हैं हम लोग। घर पे ऐसे कुछ काम मिलता नहीं है कि वर्क मतलब एक्स्ट्रा काम घर पे लेके जा रहे हो या
काम के रिलेटेड घर पे आपको फोन आ रहे हैं बार बार, तो ये काफी अच्छा है कि जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस तक ही लिमिट रहता है, बाकी आपका पर्सनल टाइम है, आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं ऑफिस के बाद। तो ये काफी अच्छा है यहाँ पे इस वजह से। अगर अगर आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें हमारे एस्पिरेंट्स को। जिन लोगों का सर अभी इंटरव्यू है, मैं वही बोलूंगा कि अभी लॉकडाउन है, काफी अच्छा टाइम आपको मिल रहा होगा, तो आप लोग अपने जो फंडामेंटल्स हैं एक बार उसको बोल बोल के क्लियर कीजिए। अगर आप घर पे हैं तो अपनी सिस्टर ब्रदर को, किसी को भी रैंडम टॉपिक लेके एक्सप्लेन कीजिए ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। और ट्राई कीजिए थोड़ा इंग्लिश में बोलें। हम नॉर्थ इंडियन जो बच्चे होते हैं थोड़ा उनको कभी कभी डिफिकल्टी होती है बोलने में, तो और एक लिखने का प्रैक्टिस करें क्योंकि आपको बोर्ड पे लिखना पड़ सकता है वहां पे जाके, तो इंग्लिश बोलना साथ में लिखना। और जो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो इंटरव्यू में न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन थ्योरी के काफी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, तो आप उसको अच्छी बुक से एक बार जरूर पढ़ के जाएं ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे आपको स्टैंडर्ड बुक्स में, तो प्लीज गो थ्रू दैट स्टैंडर्ड बुक्स फॉर 4-5 सब्जेक्ट्स एट लीस्ट। Rajat, can you tell us for our learners ki what are the salary and perks at ISRO? हाँ सर इसरो भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग को स्टार्टिंग होता है वो लेवल 10 ऑफ सेंट्रल पे स्केल है जो कि 56,100 है। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिला के ग्रॉस सैलरी 70-75,000 के आसपास है। इसमें फिर एनपीएस डिडक्शन होके आपको 65,000 प्लस मिलता है सर इन हैंड स्टार्टिंग में। 65,000 प्लस इन हैंड। ये विद एचआर है विदाउट एचआर है? ये विद एचआर है सर, क्लास 2 सिटी के लिए। क्लास 1 सिटी जैसे बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, इसमें आपको 70 प्लस भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे सर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके सर्विस पीरियड में आपको कहाँ-कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकता है या कहाँ-कहाँ पे आपका ट्रांसफर हो सकता है? जैसे सर इसरो के जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, एक त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बैंगलोर में है, फिर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु के नागरकोइल एक जगह है वहाँ पे है, अहमदाबाद में है सर, फिर सर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का एक सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में भी है। और छोटे छोटे और सेंटर्स हैं सर जो सैटेलाइट के मैनेजमेंट के काम आते हैं, तो उसमें मैकेनिकल वालों का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो मेजर है कि त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद और तमिलनाडु में एक नागरकोइल करके जगह है, वहाँ पे मिल सकता है आपको। और तो इसरो में एक, जी सर, इसरो में सर एक अच्छा, नो सर यहाँ पे, हाँ वही बता रहा था मैं कि इसरो में एक अच्छी बात यह है कि आपको जहाँ पे पोस्टिंग मिलती है वो लोग आपको ट्रेन ऐसा करेंगे कि आप उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाए। तो ऐसे यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है सर कि आपको हर कुछ टाइम के बाद ट्रांसफर होना ही है, ऐसा इसरो में नहीं है। इसरो विल ट्राई कि आप किसी एक चीज में अच्छे से स्पेशलाइज हो जाएं। वो रूटीन ट्रांसफर में सर थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हर आदमी हर चीज को स्पेशलाइज नहीं कर सकता। और सर लॉन्च, रॉकेट लॉन्चिंग एक ऐसा चीज है कि आप उसमें मतलब एक छोटा सा फेलियर भी आप बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कभी भी आके बोल दें कि ये रॉकेट का काम करें, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये लोग ट्राई करेंगे कि सर आप एक ही लोकेशन पे काफी टाइम तक रहें ताकि उससे ऑन हैंड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो जाए। तो ऐसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर इसरो में नहीं है, जब तक आप खुद ट्रांसफर लेना नहीं चाहेंगे तो ट्रांसफर आपका शायद नहीं होगा। अगर आप हमें बता सकें कि जो आपका नॉर्मल जॉब है उसमें कितना परसेंट आप कह सकते हैं, लाइक अगर मैं 100 की स्केल पे जाऊं तो आप कितना परसेंट कह सकते हैं कि रूटीन इंजीनियरिंग वर्क है और कितना परसेंट कह सकते हैं रिसर्च वर्क? सर ऐसा मतलब 50-50 है, मतलब लेस देन 50 है जो रूटीन वर्क होगा, 30-40% रूटीन वर्क होता है क्योंकि हर लॉन्च में सर कुछ नया आपको मिल ही जाता है करने के लिए, या कुछ नया सिस्टम डेवलप करना होता है तो उसको आप स्टडी करेंगे, उसका लिटरेचर सर्वे करेंगे कि क्या हो रहा है बाकी जगह, आप उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और सर ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम आपने बना दिया या बना हुआ है तो वही बार बार यूज करेंगे। काफी बार होता है कि आपको इम्प्रूव करना होगा कि नेक्स्ट लॉन्च के लिए आपको अच्छे से और उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, फंक्शनिंग उसकी अच्छी हो। तो जरूरी है कि हर बार कुछ ना कुछ आपको नया करने को मिलता ही है सर। तो रूटीन वर्क तो मैं नहीं बोलूंगा,
हाँ सर, बट ये भी होता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, अगर आपकी पोस्टिंग वर्कशॉप में हो गई तो आपको जो मशीन्स वगैरह उनका टेक ओवर करना है। लेकिन अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में चले गए तो उसमें काफी बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आते हैं आपको नए नए चीज सीखने के लिए सर। अगर आप हमारे लर्नर्स को बता सकेंगे लाइक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इसरो किन किन एरियाज में रिसर्च करता है, लाइक मटेरियल्स में या सर इसमें ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो मैकेनिकल की एक एक फील्ड लाइक इवन रेफ्रिजरेशन से लेके रोबोटिक्स से लेके नैनो मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, ये हमारा जो मशीन डिजाइन, ये डिजाइनिंग एनालिसिस वर्क तो रेगुलर है, लेकिन इसके साथ काफी अच्छे अच्छे विस्को इलास्टिक मटेरियल्स, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम होता रहता है। और फर्दर जो भी ट्रेंड में होता है, जो आजकल करंट हैपनिंग्स चल रही है पूरे वर्ल्ड में, तो इसरो में एक वन ऑफ द फ्रंट लीडर है सर की नए टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ऑल मैकेनिकल की तो ऑलमोस्ट सारी चीज की रिसर्च यहाँ पे होती है। ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर्स बाकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उनका क्या स्कोप है इसरो में? मैकेनिकल के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का भी काफी रोल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कनेक्टिविटी हमें करना होता है रिमोट प्लेसेस, जैसे सैटेलाइट से या फिर ग्राउंड में भी एक जगह से दूसरे जगह में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी नेविगेशन में हेल्प होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत रोल है इसरो में। साथ में कंप्यूटर साइंस का भी प्रोग्रामिंग बहुत होता है। साथ में इलेक्ट्रिकल और सिविल का भी रोल है, जैसे फैसिलिटीज बड़ी बड़ी होती हैं, बिल्डिंग्स बननी होती है, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स का भी काफी रोल है यहाँ पर। सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो सारी फील्ड का के लिए का एक बढ़िया रिसर्च वर्क इसरो में होता है। हाँ, लगभग सब इसरो जैसे बिल्कुल बिल्कुल सर, इसरो में ऑलमोस्ट सब चीज पे काफी मतलब ओवरऑल अगर देखें बाकी डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो इसरो में आपको हर चीज का एक कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसपे रिसर्च चल रहा है या फिर उससे रिलेटेड काम हो रहा है यहाँ पे। बीइंग मैकेनिकल या आपका सिविल हो गया या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेन मेन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं उससे रिलेटेड काफी रिसर्च वर्क होता रहता है इसको। अगर आप हमें बता सकें कि लाइक यू ज्वाइंड एट द आई थिंक साइंटिस्ट बी और सी? सी, साइंटिस्ट सी सर। तो आपका प्रमोशन जो है वो कैसे होता है? सर जैसे यहाँ पे ऐसे ही चलता है, साइंटिस्ट सी के बाद डी, ई, एफ, जी, तो स्टार्टिंग के 3 या 4 प्रमोशन सर आपका मतलब हर 4 ईयर पे होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 4 ईयर पे प्रमोट कर ही दिया जाएगा, आपको एक फिर से एक इंटरव्यू यहाँ पे होता है, डीपीसी करके बोलते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। वो एक फिर से जैसे अभी हम रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू देते हैं, सेम वैसे ही इंटरव्यू प्रमोशन के लिए भी होते हैं। तो उसमें जो क्लियर करता है उसको हर 4th ईयर पे प्रमोट कर दिया जाता है। तो जो आपका डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होता है प्रमोशन के लिए, लाइक उसके लिए आपको किस लेवल तक प्रिपेयर करना पड़ता है, लाइक 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, कैसे करना पड़ता है? नहीं सर, जैसे आपका रेगुलर वर्क होता है तो मेजोरिटी क्वेश्चन तो उसी से पूछे जाते हैं कि आपने कैसे किया, क्या किया। तो जो आप थॉरली कर रहे हैं तो आप अच्छे आराम से क्लियर कर सकते हैं। साथ में कुछ और जो आपके कलीग्स वगैरह काम करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि आप इन्वॉल्व कितने हैं और दूसरे जो काम चल रहे हैं उसके आपको नॉलेज है कि नहीं, तो उस सब में भी थोड़ा होता है। यस। तो इट्स लाइक कि आपको सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे नहीं पढ़ना है, थ्रू आउट आपका जो जर्नी हाँ मतलब आपको अपडेटेड रहना है। मैं अगर जी सर, मतलब अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो इसरो तो काफी ऐसा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लाइब्रेरीज भी काफी बड़ी बड़ी हैं सर, सारे आपको जर्नल्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए और सारी फैसिलिटीज हैं सर इसरो में। लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो जिंदगी भर आपको पढ़ना ही है, अगर नहीं पढ़ना चाहो तो भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप काम सिंसियरली तरीके से कर रहे हो तो इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप काम अच्छे से किए हो, आपको नॉलेज है, तो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो पढ़ने के शौकीन है, जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में आगे या फिर अपने काम के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहें, कुछ अलग करना चाहें, तो उसके लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। प्रोजेक्ट के लिए आपको मिलेगा, काफी मतलब गाइडेंस मिलती है, काफी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं इसरो में, तो वो लोग गाइड करते हैं, आपको उनसे इंटरेक्शन होता है सर। तो बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है इसरो में। रजत, अगर आप हमें कुछ इसरो का जब आप इंडक्ट हुए तो जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है उसके बारे में कुछ बता सकें हमारे लर्नर्स को? हाँ सर, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि इसरो में आपको स्पेशलाइज किया जाएगा एक फील्ड में कुछ साल तक।
स्टार्टिंग के 5 to 10 ईयर्स आपको एक स्पेशल फील्ड में ही ट्रेन किया जाएगा कि आप उसमें स्पेशलाइज हो जाए। लेकिन क्या होता है जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके 1 या 2 मंथ के बाद आपका ट्रेनिंग चालू होता है। फर्स्ट 2 मंथ आपको अलॉट किया जाएगा जहाँ पे आपका डिवीजन में अलॉटमेंट है, आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसके बाद आपको जो ट्रेनिंग होगा सर, उसमें पूरे इसरो में जो जो चीज होती है, जो जो फैसिलिटीज हैं, कहाँ पे क्या होता है, तो एक ओवरऑल पिक्चर दी जाती है। साथ में मैकेनिकल वालों का स्पेशलाइज ट्रेनिंग होता है अलग से, फिर इलेक्ट्रिकल वालों का अलग से होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से स्पेशलाइज ट्रेनिंग होता है। लेकिन मेजर जो आपका लर्निंग वो है वो आप ऑन जॉब मिलता है। लेकिन आप जैसे जो ट्रेनिंग के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आपके जो कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ट्रेनिंग तो एक ओवरऑल पिक्चर के लिए है कि हाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है। एक आपको ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा कि इसरो में ये चीज है, यहाँ पे है, ये काम हो रहा है। लेकिन आपको जो मेन ट्रेनिंग जो ऑन जॉब है वो ऑन जॉब मिलती है आपको कलीग्स और आपके सीनियर्स के साथ। अगर मैं आपको आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को रेट करने के लिए बोलूं ऑन 10 स्केल फ्रॉम 0 to 10, तो आप कितना रेट करेंगे और क्यों? सर मैं अभी तो 10 ही बोलूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। काफी नई नई चीजें देखी है मैंने, काफी जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कभी देखने के लिए। तो अभी तक तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है सर। जब कोई भी लॉन्च सक्सेसफुल होता है, चाहे कुछ बड़ा मिशन होता है, जब आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब लोग यहाँ पे आके देखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस शायद कहीं और नहीं मिलेगा सर। तो इस वजह से तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई थिंक यू बिलोंग टू बिहार। हाँ सर, मेरा बर्थ प्लेस बिहार है। स्टार्टिंग के मैं 8th क्लास तक तो गांव में पढ़ा था, बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। फिर मेरे फादर की मतलब जॉब की वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा, तो अभी हम लोग करेंटली यूपी में रहते हैं, मुरादाबाद में। जो मेरी बाकी की स्कूलिंग्स हैं 12th तक वो मुरादाबाद से हुई है। उसके बाद मैंने जो बीटेक किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया था सर। तो सडनली आप नॉर्थ से साउथ शिफ्ट कर गए, तो आपको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? थोड़ा हुआ सर स्टार्टिंग में, जैसे खाने का यहाँ पे थोड़ा अलग है, हम लोग कुछ अलग खाते हैं। बट ओवरऑल थोड़ा एडजस्ट थोड़ा टाइम लगेगा सर, 2-4 महीने 6 महीने, बट उसके बाद आपको काफी अच्छा मिलेगा, फील होगा इधर। क्योंकि नॉर्थ में जैसे इतना सांभर और रसम के आप आदी हो गए। हाँ बिल्कुल सर, वो तो अब नॉर्मल खाने का रूटीन बन गया है। थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एंड जो लोग अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलूंगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए एंड फाइनली आप सबका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा ये इंटरेक्शन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे सेशंस इसरो को लेके चाहिए, फिलहाल हम लोग एक सेशन रजत के साथ कर रहे हैं, अगर आपको फ्यूचर में ऐसे सेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR.